नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिस केस में जब तक अपराधी को फांसी नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन फांसी होने के कुछ दिन बाद जब अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आने लगी जिसने जनता को दो टुकड़ों में बांट दिया। जहां एक तरफ कुछ लोग यह कह रहे थे कि वह अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ और उसे फांसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वह बेगुनाह था, किसी और ने उसको फंसाया था, उसने ये क्राइम नहीं किया था। लेकिन इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहिए ताकि आप भी सावधान रह सके। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको घटना के बारे में। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागरदास पारिक थे। उनकी पत्नी का नाम यशोमती बेन था। नागरदास और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भावेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। साल 1987 में यह परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा। नागरदास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था और उनकी बेटी हेतल पारेख वेल लैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी जो बाजार कोलकाता में ही पड़ता था। लेकिन पारेख फैमिली के आनंद अपार्टमेंट में आने से पहले सन 1987 में ही इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम धनंजय था। उसका जन्म वेस्ट बंगाल के कुलदे नामक जगह पर हुआ था और धनंजय ने 1987 में पारेख फैमिली के यहाँ आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी करता था, यानी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहता था। उधर पारेख फैमिली में भी सब कुछ नॉर्मल था। पिता नागरदास और उसका बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे, माँ हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम था पूर्णिमा। वह लड़की आंगनबाड़ी में एक वर्कर थी। धनंजय ने पूर्णिमा से ये कहकर शादी की थी कि यह BSF का जवान है, लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी और कुछ भी नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद सब कुछ भूलकर खुशी खुशी रहने लगी। अब सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदास की बेटी हेतल पारेख 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में उसका बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे के समय वह अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती है। उसका ICSE बोर्ड का एग्जाम था। यहाँ दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद वो घर वापस आ जाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वह अपने घर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वह मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदे गंदे कमेंट करता है। माँ ने अपनी बेटी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 3 मार्च को हेतल एग्जाम देने के बाद घर वापस आई और फिर से अपनी माँ से कहती है कि आज फिर वह जब स्कूल से आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे में उसे पिक्चर देखने चलने को कहा। इस बात पर हेतल की माँ को गुस्सा आ गया और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर वापस आते हैं तो हेतल की माँ यशोमती उनसे सारी बात बताती है, यानी कि जो कुछ हरकत सिक्योरिटी गार्ड ने हेतल के साथ की थी वह सब हेतल के पिता को बताया। और यह सुनकर नागरदास को बहुत गुस्सा आया और वह उसी समय सोसाइटी के हेड से कंप्लेन कर देते हैं। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेन को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। अब 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन जब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है, धनंजय को कहीं और ड्यूटी जाना था, लेकिन वह नहीं गया और सुबह के 6 बजे से वह आनंद अपार्टमेंट में ही आ गया और अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। इधर पारेख फैमिली की बात करें तो वह सुबह ही नागरदास और उनका बेटा अपने काम पर चले गए। 7:30 बजे तक उनकी बेटी हेतल भी अपने एग्जाम के लिए निकल गई और हेतल की माँ घर पर ही थी। दोपहर 1 बजे जब हेतल अपना एग्जाम देकर घर आ जाती है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे हेतल की माँ यानी यशोमती बहन पूजा करने के लिए पास के एक मंदिर में जाती हैं। यानी अब शाम के 5 बज रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय की शिफ्ट दोपहर 2 बजे ही खत्म हो गई थी। लेकिन अब शाम के 5 बज रहे थे
और वह अपने घर नहीं गया था। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे, यानी धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था। उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड रूम में अपनी यूनिफॉर्म को उतारकर अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। उसने क्रीम कलर की शर्ट और पैंट पहनी थी। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:20 हुए होंगे। हेतल की माँ यशोमती मंदिर गई थी और धनंजय ने उनको जाते हुए भी देखा था। लेकिन 5:20 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ और अभी वापस आ जाऊंगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछा तो धनंजय ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है, उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चला जाता है और हेतल पारेख का घर भी 3rd फ्लोर पर है, क्योंकि सन 1990 की घटना है और उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:20 पर धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाता है। लेकिन वो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था, तभी उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट पर आते हैं और वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने बताया कि नहीं सर, वो तो नहीं आया था, अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा था। मैनेजर उससे पूछते हैं कि धनंजय कहाँ पर है। गार्ड कहता है वह तो 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है। तो धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है, ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ। और धनंजय 5:45 पर लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे कहते हैं कि मैनेजर धनंजय से पूछते हैं कि तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम वहां क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। उनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है, फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं और 5:50 के आसपास हेतल पारेख की माँ मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट में आती है। वह लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आती है और अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है। इसके बाद वो थोड़ा इंतजार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वह दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर हेतल की माँ दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वह अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग उनके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद दरवाजा टूट जाता है और हेतल की माँ घर के अंदर जाती है। साथ में कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। फिर माँ अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हेतल की माँ ने तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन करके हेतल के बारे में बताया। नागरदास और हेतल के भाई तुरंत अपने घर पर आते हैं और धीरे धीरे यह खबर पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और हेतल के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। रात के 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस घर की छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है जो किसी शर्ट का लगता था और एक गले की चेन मिलती है। इस चेन को देखकर पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि यह चेन उसकी है और यहाँ आने के बाद भीड़ भाड़ में गिर गई थी। ये उसने पुलिस को बताया। पुलिस को बटन और चेन के अलावा भी सर्क्यूमटेंसेस एविडेंस मिलते हैं, जैसे खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े वगैरह। फिर 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी करने जाना था, लेकिन वह नहीं गया और वह यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसका हाथ होगा और पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। जब हेतल की माँ से पूछताछ की जाती है तो हेतल की माँ ने भी यही बताया कि उसके पिता ने बताया था। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि जब मैं कल शाम को मंदिर से वापस आई तो लिफ्ट मैन ने मुझे बताया था कि उसने धनंजय को अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। हेतल की माँ ने यह भी बताया कि उसके घर से वह घड़ी भी गायब हुई। शायद धनंजय ने घर से निकलते समय उस घड़ी को चुरा लिया होगा। लेकिन जब लिफ्ट मैन से पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को
हेतल के अपार्टमेंट में आते वक्त देखा था। पुलिस पूछती है कि वह कितने बजे ऊपर गया था, तो लिफ्टमैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, उस समय मैं वॉशरूम में था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेतल की मां ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि उसने लिफ्टमैन से कहा था कि धनंजय को उसने उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ तो पुलिस को लिफ्टमैन खुद बोल रहा है कि धनंजय जब थर्ड फ्लोर पर आया था तो वह बात वॉशरूम में था। इसका मतलब है कि हेतल की मां झूठ बोल रही है। अब पुलिस नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। उस गार्ड ने बताया 5:20 पर धनंजय थर्ड फ्लोर पर गया था। उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहाँ पर आए थे, तो मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय करीब 5:45 हो रहे थे और धनंजय तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड ने उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया। अब सिक्योरिटी गार्ड ने उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया और उससे पूछताछ की जाती है। उसने धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। उन्होंने बताया कि 5:05 को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वह नहीं गया क्योंकि उसके कुछ पर्सनल कारण थे। उसे उसके घर पर ही किसी बच्चे की जन्म संस्कार की पूजा करनी थी और 5 मार्च की रात को उसने अपने गाँव जाना था। उसने सुबह ही अपना बैग पैक करके रख लिया था और अपने बैग को लेकर अपनी ड्यूटी पर आ गया था। उसका प्लान यह था कि वह यहीं से कपड़े बदलकर सीधा अपने गांव के लिए निकल जाएगा, लेकिन गांव जाने में अभी थोड़ा समय था तो कुछ घंटे इस बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वह अपने गांव के लिए निकल गया। इधर हेतल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें यह पता चला था कि शरीर पर चाकू के निशान थे, लेकिन इन सब से पहले हेतल का गला घोटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स का यानी शारीरिक संबंध बनाने का भी निशान मिला। चाकू के निशान के अलावा भी कई और इंजरी थी। 5 मार्च को यह घटना घटी थी और 12 मई को यानी कि 2 महीने बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में पुलिस को वह कपड़ा भी मिल जाता है जिसे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था और वह घड़ी भी मिल गई थी जिसे पारेख फैमिली के घर से चोरी की थी। आपके दिमाग में यह भी कहानी घूमनी शुरू हो गई होगी कि धनंजय थर्ड फ्लोर पर आया था, उसने हेतल को मारा। जब अपने कपड़ों पर खून के छींटे आए होंगे तो उसने अपने कपड़े बदल लिए होंगे क्योंकि वह अपने कपड़ों का बैग साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने घड़ी चोरी की होगी और फिर यह सब करने के बाद धनंजय नीचे आ गया होगा। यही कहानी उस समय भी लोगों की जुबान पर थी और यही कहानी मीडिया में चल रही थी। सबको यही लगने लगा था कि धनंजय ने पहले तो हेतल के साथ सेक्स किया होगा और फिर उसकी हत्या कर दी। लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहा कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा काम किया। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी दो के नारे लगाने लगे। फिर यह केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उस पर कत्ल और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी का केस इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंस क्राइम सीन से मिले थे वह सभी सर्क्यूमटेंशियल एविडेंस थे, यानी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसने धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट के अंदर जाते देखा हो या फिर बाहर आते देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिली थी वह पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट की थी और जो क्रीम कलर का बटन मिला था वह धनंजय के घर से मिली क्रीम कलर की शर्ट से मैच कराया गया। लेकिन फॉरेंसिक टीम कंफ्यूज थी यह बटन इसी शर्ट का है या नहीं। और फिर अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता। जितने भी गवाह मिले थे वे सबके सब कोर्ट में जाते ही अपने बयान से पलट जाते हैं। पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसकी चेन हेतल के घर से मिली थी वो आदमी कहता है कि मैंने वो चेन धनंजय को गिफ्ट की थी और धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तो वो चेन वहां गिर गई होगी। बाकी के गवाह भी ऐसे ही अपनी कहानी सुना रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन्हीं गवाहों के आधार पर ही तैयार की थी। धनंजय बार बार कहता रहा कि इस सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, उसने हेतल को नहीं मारा है और उसने कहा था कि वह तो किसी के कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता। वह बार बार यही कहता रहा। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूत और गवाहों को देखकर और समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी। फिर यह मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में चला गया। वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला और यहाँ पर भी फांसी की सजा होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी क्योंकि यह सिक्योरिटी गार्ड था। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता है कि आमी निर्दोष, मतलब मैं बेकसूर हूँ, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया
था। लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्जी पिटीशन भेज दिए, जिस वजह से फांसी की डेट कैंसिल कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ने धनंजय की मर्जी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। यह तो जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है उसको माफी कैसे मिल सकती है। मर्जी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी की तारीख, टाइम और जगह सब तय किया गया था और वह 15 अगस्त सन 2004 को सुबह 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल। लेकिन जब धनंजय की फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग प्रोटेस्ट में उतरे। किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, लेकिन इन सभी प्रोटेस्ट का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे के आसपास धनंजय को जेल स्टाफ उठाते हैं, उसे नहलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए थे, नहलाकर उसे नए कपड़े दिए गए थे। उसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर लेकर जाते हैं और जाते हुए धनंजय एक पुलिस वाले से ये पूछता है कि क्या मेरे मरने के बाद भी यह इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस वाला उससे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब लोग धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद थे और धनंजय को फांसी देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। धनंजय अपने आखिर समय में भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका घर और परिवार सब सुखी रहे और स्वस्थ रहे। और धनंजय ने वहां खड़े हुए लोगों से यह भी कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ और मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे तो फंसाया गया है, एक गरीब इंसान हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दी गई। कुछ देर बाद डॉक्टर धनंजय के पास आते हैं और देखते हैं कि वह मर गया है या फिर जिंदा है। जब डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला जाता है। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि सबको यही लगता था कि धनंजय क्रिमिनल था और फिर जेल अथॉरिटी ने ही धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह केस खत्म हो गया था, अब सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग इस केस को विक्टिम के एंगल से देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों न इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हेतल पारिक के घर की तरफ नहीं गया था, बल्कि लोग उसको कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे। किसी की कोई भी चीज खराब हो जाती थी तो वह ठीक कर देता था, उसे रिपेयरिंग शॉप पर भिजवा दिया करता था। और इंटरव्यू में यह बताया था कि उसने कभी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि वह तो वहाँ किसी से बात भी नहीं करता था। वह तो अपने काम से काम रखता था, जब कोई उसे किसी काम के लिए बुलाता था तभी वह उनसे बात करता था। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल बाद पड़ी, और यह कहानी थी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त धनंजय ये कहता रहा कि वो निर्दोष है, उसने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया था। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस करके कुछ नए तथ्य सामने रखे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया था कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान या कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। और हेतल के शरीर पर भी चाकू से 21 निशान थे, लेकिन वह चाकू भी कभी नहीं कोर्ट में पेश किया गया। और अगर बात करते हैं गवाहों की, तो पहला गवाह एक दूसरा गार्ड था जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी थी और उसने वहां से नीचे झांक के देखा था। और एक और व्यक्ति था, एक लिफ्टमैन, जिसने पहले इस बात पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलटा। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने तीसरे माले से नीचे देखा, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। यानी अगर वहां से कोई नीचे झांके तो नीचे वाला आदमी उसे नहीं देख सकते। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड ने अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि वह समय 4:10 हो रहा था। और यह कि जब गवाहों के अनुसार धनंजय 5:20 पर बिल्डिंग में हेतल के फ्लोर पर गया और 5:45 पर बाहर भी आ गया। यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए धनंजय के पास सिर्फ 20 मिनट थे। और इस बीच उसने अपना नाम पुकारा जाने पर बाहर निकलकर उसे झांक कर भी देखकर जवाब दिया। और धनंजय के घर से बरामद हुई घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और कई चीजें थी, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई। और जांच में चोरी हुई घड़ी और धनंजय के पास से बरामद हुई घड़ी के सीरियल नंबर भी
मैच नहीं हुए थे और फोरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट में वीर्य के निशान पर पाए गए, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात नहीं मेंशन थी। एक सवाल यह भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उसे अंदर क्यों घुसने दिया। जब हेतल की मां घर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था, और हेतल तो मर चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा। एक बात यह भी पता चली कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेन की हुई थी। कंप्लेन ऑफ द इंटरेस्ट पर अदालत में ध्यान ही नहीं दिया गया। ऑफिशियल कहानी के अनुसार हेतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जबकि वह पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया। सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर क्यों छोड़ दिया। कई बार वह ट्रायल में भी नहीं आई और फिर जल्द ही हेतल के पिता ने भी शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी उसकी कॉपी अभी कोर्ट में पेश नहीं हुई है। सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया उस पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत नहीं है। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय था, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, और वह बात यह है कि न्याय इंसान का बनाया हुआ है। यानी कुछ गलत है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ भी इंसान का बनाया हुआ है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका पालन अगर सावधानी से नहीं किया जाए तो गुनहगार को छूट मिल सकती है और किसी बेगुनाह को फांसी हो सकती है। चूंकि कानून इंसान सिस्टम है, इसलिए गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए कानून का मूल भाव यह माना गया कि गलती से गुनहगार छोड़े जाएं फिर भी स्वीकार्य होगा, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यह कतई स्वीकार्य नहीं है कि फांसी के केस में तो यह सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई या हर्जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर आप उसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए फांसी की सजा देते समय यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मामला रेयरस्ट ऑफ द रेयर्स हो। साथ ही यह तय करना भी जरूरी है कि केस किसी भी रीजनेबल डाउट से परे हो, कोई भी लॉजिक या सवाल बाकी न रहे। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था, जिस पर दोष साबित होना था, उसी ने यह किया होगा। लॉजिक फॉलो होना चाहिए। बाकी धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, यह आप स्वयं तय करके बताइए। तो दोस्तों, जिस पर दोष साबित होना है उसी ने यह किया होगा। लॉजिक फॉलो होना चाहिए। बाकी धनंजय का केस किसी भी संदेह से परे यह था या नहीं, यह आप स्वयं तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।